अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी जेब में मौजूद पैसा बगैर किसी ज़ाहरी चोरी के कम होता जा रहा है और ये ऐसी खामोश चोरी है जो कि हुकूमत के मुआशी फैसलों के नतीजे में होती है और मजमूई तौर पर आवाम इसका शिकार होती है, खासकर मजदूर और मिडिल क्लास तबका। मिसाल के तौर पर एक शख्स के पास 1947 में जब पाकिस्तान बनाया गया तो 1000 रुपए थे, जिससे वो एक कोई अच्छा बड़ा घर खरीद सकता था, क्योंकि उस वक्त 1 तोला सोना 80 रुपए का था। अगर वो 1000 रुपए उस वक्त किसी तिजोरी या कहीं छुपा कर रख लेता और अब 2025 में निकालता तो उसी 1000 की वैल्यू 10 रुपए हो चुकी है। जी बिल्कुल, इस अमल को कहते हैं इन्फ्लेशन, अफरात ज़र, यानी आसान अल्फाज में महंगाई का हो जाना। Inflation soared to its highest level in over a decade. Inflation problem. Inflation is high. Inflation is too high. Inflation numbers which we will see rising. महंगाई के एतबार से पाकिस्तान दुनिया के 33 ममालिक में से चौथे नंबर पर आ गया है। पाकिस्तान में महंगाई की शरह एशिया में सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल इसकी बेहतरीन मिसाल है। मिसाल के तौर पर अली नौकरी करता है और महीने के आखिर में 50,000 रुपए कमाता है। चंद साल पहले उस आमदनी से वो अपने घर का किराया, बिजली का बिल, राशन, बच्चों के स्कूल की फीस और दीगर ज़रूरियात पूरी कर सकता था। लेकिन इस इन्फ्लेशन के नतीजे में जहां पाकिस्तान में महंगाई की शरह 40 से 50% तक जा पहुंची है और वही 50,000 रुपए अब उन बुनियादी अखराजात को पूरा करने में भी नाकाम है। राशन जो पहले 10,000 रुपए में आता था अब 20,000 का हो गया, किराया 15,000 से बढ़कर 30,000 का हो गया, बिजली के बिल भी कई गुना ज़्यादा हो गए हैं। तो अली की तनख्वाह पैसों के एतबार से तो 50,000 है, लेकिन इस इन्फ्लेशन की वजह से उसकी वैल्यू 25,000 रह गई है। और नतीजा ये निकला कि अली को बच्चों के स्कूल की फीस और सेहत जैसी ज़रूरत पूरी करने के लिए मजबूरन कर्ज लेना पड़ता है। और यही इन्फ्लेशन अवाम पर बहुत बड़ा जुल्म है कि जब भी हुकूमत पैसा प्रिंट करती है तो हमारे हाथों में पैसा दिखने में तो वही रहता है, लेकिन इसकी वैल्यू कम होती रहती है और आम आदमी दिन ब दिन गरीब होता जाता है। इस वीडियो में इन्फ्लेशन की असल हकीकत जानते हैं और साथ ही अगर हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मुसलमानों के 1000 साला उरूज के दौर में क्या इस तरह की इन्फ्लेशन देखने को मिलती भी है या नहीं। मौजूदा कैपिटलिस्ट सिस्टम में इकोनॉमिस्ट इन्फ्लेशन के पैदा होने की 3 बड़ी वजह बताते हैं और साथ ये बात भी अवाम के जहनों में डाली जाती है कि लिटिल इन्फ्लेशन यानी थोड़ी मिकदार में महंगाई होते रहना बेहतर है। A little inflation is a good thing. A little inflation is a good thing. A little inflation now would be a good thing. Everybody wants a little inflation. A little inflation is usually a good thing. अब इकोनॉमिस्ट जो पहली दलील देते हैं इस इन्फ्लेशन की कि पेट्रोल, गैस और रॉ मटेरियल की कीमतों में इजाफा हो जाए तो उससे जो चीज़ें बनाई जाती हैं उनकी कीमतें भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती हैं। चलें ठीक है, अब इसकी असल हकीकत देखें कि दुनिया की बड़ी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन एक बड़ी सतह पर कुदरती वसाइल जैसे गैस, तेल, पानी ज़मीन पर काबिज हो जाती हैं। इसी वजह से खाम माल के बड़े ज़खायर पर उनकी इजारादारी कायम हो जाती है। एक्सन मोबिल जो कि अमेरिकन ऑयल और गैस की मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है। I'm worried about future oil supplies. What's Exxon doing to help? We've already invested $3 billion in Alaska, and in the years ahead we'll invest billions more up here to supply the rest of the U.S. with oil and gas. And we're exploring north of Alaska, in the Arctic Ocean, where we will need to build man-made islands to hold our drilling rigs. It will clearly take more than one company's efforts to solve our energy problems, but Exxon is helping to solve इंटरनेशनल लेवल पर तेल की सप्लाई का बड़ा हिस्सा कंट्रोल करती है। जब उसे मुनाफा बढ़ाना होता है तो ये आर्टिफिशियल स्कार्सिटी यानी मसनूई किल्लत पैदा करती है, यानी डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम कर देने से तेल और गैस की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। और जब कीमतें बढ़ती हैं तो इन्हीं कंपनीज के प्रॉफिट आसमान को छूने लगते हैं। और यहाँ इकोनॉमिस्ट दूसरी बड़ी दलील जो देते हैं कि किसी भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो तो उस चीज़ की कीमत बढ़ जाती है, यानी वो चीज़ महंगी हो जाती है। अब मिसाल के तौर पर 2018-19 में पाकिस्तान में वीट क्राइसिस यानी गंदम का बहरान पैदा हुआ। सुबह के आते हैं 3-3, 4-4 घंटे तक जनाब यहाँ लाइन में लगे रहते हैं, आटे का थैला एक नहीं मिलता। Unable to buy a bag of government subsidized flour. Inflation disproportionately affects the poorest in society. इस बहरान की वजह से गंदम और उससे बनी हुई अशिया जैसे कि आटा, रोटी की कीमतों में भी इजाफा हुआ, क्योंकि अवाम को अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरी करनी थी, जिसकी बदौलत डिमांड ज़्यादा थी और गंदम की सप्लाई कम थी। इस वजह से महंगाई में इजाफा हुआ। अब इस बहरान के पैदा होने की असल हकीकत पीछे क्या थी कि सरमायादारों की तरफ से एक बड़ी तादाद में गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की गई, जिसकी बदौलत मार्केट में मसनूई किल्लत पैदा हुई, जिसका नतीजा ये निकला
कि 20 किलो आटे का थैला 660 रुपए से 1070 रुपए तक पहुंच गया। अब इस तरह इन्फ्लेशन का होना एक तरफ आवाम के लिए तो अजाब है, लेकिन दूसरी तरफ सरमायादारों के लिए 1000 गुना मुनाफा है। इसी तरह 2020-21 में चीनी का बहरान भी पैदा हुआ। शुगर का जो माफिया, ये कार्टेल्स बन गए हमारे मुल्क में, ये ब्लैकमेल करते हैं गवर्नमेंट। बाकी मिलों का डेटा अभी तक FIA को प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। केम कमिश्नर पंजाब उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मिल मालिक उनका नाम भी बताएंगे कि कौन सा माफिया। सारे तो यही हैं जो सारे या सियासतदान है या अमीर तरीन, इसमें मीडिया वाले भी हैं। कि शुगर मिल माफियाज की तरफ से चीनी को एक बड़ी तादाद में जखीरा कर लिया गया, जिससे बाजार में चीनी की मसनूई कमी पैदा हुई। नतीजतन कीमतें आसमान को छूने लगी। जब चीनी की कीमतें बढ़ती हैं तो इन्हीं माफियाज को बेपनाह मुनाफा होता है। ये वही तरीका है जिससे अमीरों की दौलत बढ़ती जाती है और गरीबों की जिंदगी मजीद मुश्किल हो जाती है। अब इसके मुकाबले में मुसलमानों के दौर का एनालिसिस करें, जिसके बारे में माइकल बॉर्नर ने अपने एक रिसर्च जर्नल जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की तरफ से पब्लिश हुआ, जिसका टाइटल था इन सर्च ऑफ अर्ली इस्लामिक इकोनॉमी, जिसमें वो बयान करता है कि इस्लामी कानून इस असूल की हिमायत करता है कि मार्केट में कीमतें ऐसे अफराद के कंट्रोल से बाहर रहनी चाहिए जो उन्हें अपने फ़ायदे के लिए चालाकी से काबू में करने की कोशिश करते हैं। दर हकीकत ये कौल अपनाया जाता है कि प्राइसेस आर इन गॉड्स हैंड, कि कीमतें खुदा के हाथ में हैं, जिसका मतलब ये है कि कीमतों का तायुन कुदरती अवामिल से होना चाहिए, ना कि इंसानी मुदाखलत से, और जिसका इतराफ़ एडम स्मिथ ने भी इनविजिबल हैंड का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए किया है। अब इस कैपिटलिस्ट सिस्टम में इन्फ्लेशन के पैदा होने की तीसरी बड़ी वजह हुकूमतों का बिला हिसाब पैसा छापना है। The $5 trillion that we printed, I would argue, is the primary source of inflation. We financed $5 trillion of this debt by printing money. The Federal Reserve printed the money, and then the Treasury borrowed it from the Federal Reserve. So we kind of borrowed it from ourselves, but what came into existence was $5 trillion that did not exist before. When money is easy to make, society begins to break. और जब भी हुकूमत पैसा छापती है तो हमारे पास पहले से मौजूद पैसे की वैल्यू कम होती जाती है, और हुकूमत अगर ये पैसा छापती रहे तो हाइपर इन्फ्लेशन का सबब बनता है। इसकी बेहतरीन मिसाल हमें वेनेजुएला से मिलती है। Venezuela's national bank, with inflation spiraling toward 1,000,000%. The country today lopped 5 zeros from its currency. Projects the country's inflation 2018 में इन्फ्लेशन 10 लाख% तक पहुंच गई थी, $1,000,000% by the end of the year. यहाँ तक कि लोग मार्केट से चीज खरीदने के लिए पैसा थैलों में भर कर लेके जाने पर मजबूर हो गए। 2 hours ago, these eggs cost $1,500, and when I came back with the cash, they were $2,000. यानी वेनेजुएला में अगर किसी शख्स ने अपने खून पसीने की कमाई से 10 लाख रुपए जमा किए थे घर खरीदने के लिए, तो 2018 की हाइपर इन्फ्लेशन में उन 10 लाख की कीमत जीरो हो चुकी थी। और यही इन्फ्लेशन आम आवाम पर बहुत बड़ा जुल्म है, और उसका नतीजा ये निकलता है कि अवाम का इस कागजी नोट से यानी फिएट करेंसी से एतमाद उठ जाता है, और वो दोबारा बार्टर सिस्टम यानी अशिया के बदले अशिया का लेन देन करने पर मजबूर हो जाते हैं, और खासकर सोने और दीगर कीमती चीजों का इस्तेमाल करने लगते हैं। Turn to bartering fish for flour, rice, and cooking oil. We have to exchange the fish with people who come here. Tourists even come who bring food to exchange for fish. इस फिएट करेंसी की हकीकत मैंने अपनी इस वीडियो में डिटेल से एक्सप्लेन की थी कि 1971 में किस तरह अमेरिकी सदर रिचर्ड निक्सन ने directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold. गोल्ड स्टैंडर्ड को बिल्कुल ख़त्म करते हुए फिएट करेंसी मुतारिफ करवाई, जो कि कागजी नोट सिर्फ हुकूमत के एतमाद पर चल रहे होते हैं, और जबकि अमेरिका में फेडरल रिजर्व बैंक जो कि प्राइवेट एंटिटीज ओन करती हैं, उसको कानूनी इख्तियार हासिल है कि वो जितना मर्जी चाहे डॉलर प्रिंट करे। Really no different from a burglar in your house wanting to steal your money. That's what the Federal Reserve does. It depreciates your savings. It takes away your economic security, and it ought to be treated as an institution that does that rather than something of alleged benefit. अमेरिका ने इसके बाद जितनी भी आलमी सतह पर जंगें मुसल्लत की, वियतनाम वॉर, इराक, अफगानिस्तान वॉर, तो उसके लिए बिलियन ट्रिलियन डॉलर प्रिंट करके इंजेक्ट किए गए। It was a mistake. The war in Iraq, we spent $2 trillion, thousands of lives. I take the fact that he develops weapons of mass destruction very seriously. When are you going to apologize for the million Iraqis that are dead because you lied? You lied about weapons of mass destruction. You lied about connections to 9/11. You lied about Iraq being a threat. You sent me to Iraq. You sent me to Iraq in 2003. They lied. Okay. They said there were weapons of mass destruction. There were none, and they knew there were none. There were no weapons of mass destruction.
इस बेहिसाब करेंसी प्रिंट करने के अमल ने इंटरनेशनल मुल्कों पर गहरा असर डाला और यहाँ तक कि तरक्की पजीर ममालिक भी कर्जों के जाल में फंस गए। और इस करेंसी की एक हैरानकुन हकीकत यह भी है कि दुनिया के सिर्फ 8% पैसे हकीकी तौर पर नोटों और सिक्कों की शक्ल में मौजूद हैं। बाकी 92% सिर्फ डिजिटल नंबर्स में है, जो कि बैंकों के सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम में मौजूद है। ये हवा में मौजूद पैसा आलमी मईशत को कंट्रोल करने का सबसे बड़ा जरिया बन चुका है, जिसे बड़े मालियाती इदारे और हुकूमतें अपनी मर्जी से चलाते हैं। Fair to say you simply flooded the system with money. Yes, we did. That's another way to think about it. We did. Where does it come from? Do you just print it? We print it digitally. So we as a central bank, we have the ability to create money digitally. We also print actual currency and we distribute that through the Federal Reserve Bank. अब इस इन्फ्लेशन के पैदा होने की 3 सूरतों की असल हकीकत जो देखी है, इससे मालूम होता है कि मौजूदा कैपिटलिस्ट सिस्टम अमीर तबके के लिए तो बेपनाह मौके पैदा करता है, जबकि आम आदमी को मुसलसल बढ़ती हुई महंगाई और कमजोर होती हुई करेंसी का बोझ उठाना पड़ता है। और नतीजा ये निकलता है कि दौलत चंद हाथों में जमा होती जा रही है और दूसरी तरफ अक्सरियत गुर्बत की दलदल में धंसती जा रही है। The rich get richer and the poor get poorer. The rich getting richer and the poor getting poorer. Well, income inequality in the U.S. has increased significantly since the 1970s. Between rich and poor Americans is one of the biggest challenges facing the country. Get this, the richest 1% controls more wealth now than at any time in more than a half century. अब इसी जुल्म का तज्जिया अगर हम एक ग्राफ की सूरत में करें तो 1970 के बाद प्रोडक्टिविटी यानी मजदूर ने अपनी मेहनत करते हुए जो चीज़ तैयार की है, यानी मेहनत के नतीजे में पैदावार में मुसलसल इजाफा हुआ है, और दूसरी तरफ उसी मजदूर की तनख्वाह या उजरत देखें तो वो पैदावार के मुकाबले में नहीं बढ़ी है। और यही कैपिटलिस्ट सिस्टम की हकीकत है कि जिसके पास कैपिटल है उसी को पूरी पावर हासिल है और दूसरी तरफ मजदूर की कोई हैसियत नहीं है। अगर नौकरी करने वाला अपनी तनख्वाह को बढ़ाने का मुतालबा कर दे तो उसको निकाल कर दूसरे शख्स को रख लिया जाता है। अब इस सिस्टम के मुकाबले में इस्लामिक सिस्टम जो कि 1000 साल तक राइज रहा, उसका तज्जिया करें तो कीमतों में इस कदर स्टेबिलिटी और मुआशी तौर पर खुशहाली थी कि बादशाह अकबर के दौर में एक सिक्का 102 तोला सोने का होता था। और इस खुशहाली का इतराफ़ खुद अंग्रेज़ भी करता है। प्रोफेसर हेरियन हिस्टोरिकल रिसर्च की किताब में लिखता है कि हिंदुस्तान पुराने ज़माने में दौलत के लिए मशहूर था। निकोलो डी कॉन्टी जो कि 15th सेंचुरी का मशहूर अंग्रेज़ ताजिर था, उसके 25 साल इंडियन ओशन में गुजरे और अपने सफ़रनामे में आंखों देखा हाल लिखता है कि शहरों के बाहर नहायत खूबसूरत खेत लहरा रहे हैं और यहाँ गोया सोने के दरिया बह रहे हैं और जवाहरात की भी कोई इंतहा नहीं। और इसके अलावा दर्जनों अंग्रेज़ मौरखीन की मिसालें मिलती हैं जिन्होंने इस चीज़ का इतराफ़ किया है कि इस्लामिक दौर में इस कदर स्टेबिलिटी और खुशहाली थी कि क्राइसिस का नामो निशान तक ना था, जबकि इसके मुकाबले में मौजूदा सरमायादारी निज़ाम का तज्जिया करें तो इस कदर अनस्टेबिलिटी है कि हर 8 से 10 सालों बाद इस मसनूई डिमांड और सप्लाई को कंट्रोल करने के नतीजे में रिसेशन, फाइनेंशियल क्राइसिस होता है। Recession is part of the capitalist economic system. We have an agency here in the United States called the National Bureau of Economic Research, which actually keeps track of when the recessions occur, and their research shows that they've occurred on the average every 4 to 7 years, pretty much wherever capitalism has settled in. The way to summarize this is to say that capitalism is an extraordinarily unstable system. जिसकी हकीकत मैंने अभी वीडियो में मिसालों के साथ वाज़े भी की है कि इन सरमायादारों की तरफ से जिनको हुकूमत की कंप्लीट सपोर्ट हासिल होती है, दौलत का इर्तिकाज़ और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए मसनूई डिमांड और सप्लाई के जरिए इन्फ्लेशन पैदा की जाती है, जिसका नतीजा रिसेशन यानी फाइनेंशियल क्राइसिस की सूरत में निकलता है और दौलत मजमूई तौर पर आवाम से निकलकर एक ख़ास तबके के पास जमा होती रहती है।